हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात की थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की ट्रिक देखी थी और इसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। मैं दोबारा से उस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट में वापस से रिपीट कर रहा हूं और आज हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और वन लाइन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें लिथियम सबसे ऊपर आ रहा है और सबसे लास्ट में फ्लोरीन आ रहा है। बीच में मैंने हाइड्रोजन यहाँ रख दिया और मैंने कुछ के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट की है। जैसे लिथियम का मानक अपचयन विभव यहाँ पर -3.045 वोल्ट लिखा है। उसके बाद मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट लिखा है। हाइड्रोजन का 0 यहाँ पर मैंने मेंशन किया है और लास्ट में फ्लोरीन का +2.87 मानक अपचयन विभव है। ठीक है, तो ये एक सीरीज हो गई। इस सीरीज में हम ये देखते हैं कि जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक चलते हैं, यानी लिथियम टू फ्लोरीन तक चलेंगे, तो अपचायक क्षमता क्या होगी? कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी होगी? लिथियम की। और सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी होगी? फ्लोरीन की। अब इसको ऑक्सीकारक क्षमता के रेस्पेक्ट में बोलें तो लिथियम की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम होगी और फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। जस्ट उल्टा है। ओके, अब यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है और ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ओके, अब इन सब में से जो ऊपर आते हैं उनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होती जाएगी? कम। तो यहां देखो, अगर हम पोटेशियम और स्ट्रोंशियम में बात करें तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है और स्ट्रोंशियम की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम है। तो यहां मैंने लिखा है कि ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होती जाती है। अब इस बेस पे हमने एक बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं वो इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएंगे और उससे कंपैरेटिवली जो नीचे रहेंगे वो कहलाएंगे कैथोड। तो ऊपर वाली धातु क्या कहलाएगी? एनोड, और उसके कंपैरिजन में जो नीचे आएगी वो कहलाएगी कैथोड। अब यहां पर एक चीज और देखें कि यहां पर ये जो नेगेटिव में 3.045 लिख रहा है और यहां पर नेगेटिव में 0.76 लिख रहा है। तो अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो कम वैल्यू कौन सी है? तो यह वैल्यू कम है और इसके कंपैरिजन में यह वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे कोई ये पूछता है कि सबसे ज्यादा ऋणात्मक अपचयन विभव वाला कौन है? तो ये ऋणात्मक में सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कौन है? लिथियम है। ओके, तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक अपचयन विभव किसका है? लिथियम का। और उससे कम फिर धीरे धीरे नीचे जाने पर ऋणात्मक मान क्या होता जाता है? कम, और धनात्मक मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फ्लोरीन पर आकर के मैक्सिमम +2.87 हो जाता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में ये सारा बता दिया। यहां पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्चुअल में तो 4.4 वोल्ट होता है, लेकिन स्वेच्छा से हमने इसको क्या मान लिया था? 0। उसके जस्ट बाद देखिए आप, ये कॉपर का +0.34, यानी ये पॉजिटिव में होने लग गया और ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और मैक्सिमम कहाँ आ जाती है? फ्लोरीन पे। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो पहला था वह रिवाइज भी कर लिया और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम तथा ओरम की सक्रियता का सही क्रम कौन सा है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देखी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जानते हैं हमारी ट्रिक थी ले कर बाबू सर का नाम। तो नाम में Na आता है, तो एक तो Na पहले आया। मांगे मैग्नीशियम उसके बाद आया। अली से मिनरल वाटर, तो वो तो यहां है नहीं। फिर जानकर फेंक दी सीडी, कोई नी सुने प्रभा हाईवे पर क्यों, अब आया कॉपर। आई मरने कल पटरी पर सोना, अब सोना आया बाद में, यानी ये ऑर्डर हो गया। तो सक्रियता सबसे कम किसकी होगी? ओरम की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? सोडियम की। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही है। क्लियर? सक्रियता श्रेणी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको याद कर लेंगे, उस बेस पर हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धातु ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, +0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। तो सक्रियता ज्यादा किसकी होती है? जिसके अपचयन विभव का मान ज्यादा ऋणात्मक हो। तो यहां पर देखें सबसे ज्यादा ऋणात्मक मान किसका है? तो देखिए -2.0 वोल्ट, इसका ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा, ये अपन मानते हैं ये ए है, ये वाला ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहां पर हम देखते हैं कि इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता, तो सबसे ज्यादा सक्रिय वो होगा जिसके इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा हो। तो किसका सबसे ज्यादा है? -2.0, यानी बी का सबसे ज्यादा है। तो बी तो सबसे ज्यादा सक्रिय है। उससे कम सक्रिय, तो इससे थोड़ा कम नेगेटिव मान ढूंढो, तो इससे कम नेगेटिव है डी, तो इसके बाद आ गया अपना डी। फिर उससे थोड़ा सा पॉजिटिव पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव अब खत्म हो गए हमारे पास। तो सबसे कम पॉजिटिव कौन सा है? तो 0.34, तो यानी सी वाला, और उसके बाद में ए वाला। तो यानी हमारा ये वाला आंसर हो गया बी डी सी ए। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना है हमें। ठीक है, तो इस सक्रियता का, घटती हुई सक्रियता का क्रम हो गया। अगर सक्रियता का बढ़ता क्रम पूछते तो पॉजिटिव से किधर चलना होता? नेगेटिव की तरफ। ओके, तो ये हमारा काम कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? अब हाइड्रोजन विस्थापित करना है, तो हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में जहां आता है उसके ऊपर वाली धातु जो होती है वह हाइड्रोजन को उसके यौगिकों में से विस्थापित कर सकती है। जैसे H2SO4 और ऊपर आ रहा है जिंक, तो जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में जिंक से कहाँ आती है? नीचे। तो अब हमारा यहाँ है कि हाइड्रोजन विस्थापित कौन नहीं कर सकता? तो जिंक तो कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। चाहे तो आप देख लें, ये हाइड्रोजन, इससे ऊपर एल्यूमिनियम भी आ रहा है, ये वाला, और मैग्नीशियम भी आ रहा है, और जिंक भी आ रहा है।
लेकिन कॉपर जो है वो आ रहा है नीचे, तो कॉपर नहीं कर सकता, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, -2.5 वोल्ट व -0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। तो अपचयन शक्ति, मानक अपचयन विभव दे दिया हमें। अब यहां पर हमें ए, बी, सी 3 एलिमेंट दे दिए। ये हो गया अपना ए, ये बी और ये सी। अब अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगी जिसके इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा किसके लिए है? इसके लिए। तो सबसे पहले आपको बी की सबसे ज्यादा, ओके, उसके बाद इससे कम किसका है? सी का। तो बी के बाद सी और सी के बाद आएगा ए। ये ऑर्डर होगा बी, सी और ए। तो शक्ति का क्रम आ गया आपके बी, सी, ए। ठीक है, एक बार और चेक कर लो। सबसे ज्यादा अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जिसके लिए है वो तो होगा प्रबल। तो प्रबल अपचयक कौन होगा? बी। उससे थोड़ा कम कौन होगा? जिसका थोड़ा कम नेगेटिव हो, यानी सी वाला। और उससे भी कम कौन? जिसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो तो अपचयक नहीं होगा, वो तो आक्सीकारक होगा। तो यहां पर ए सबसे लास्ट में आ गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी सबसे ज्यादा, उससे कम सी और फिर सबसे कम ए। तो ये आपका घटता क्रम हो गया। यह घटता क्रम हो गया किसका? अपचयन शक्ति का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए, बी, सी और डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः 2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 तथा -0.34 वोल्ट हैं। इनमें सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। अब हम अपचयक तो जानते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वह तो प्रबल अपचयक होगा। तो यहां पर हम देखते हैं उस बेस पर कि यहां क्या दिया हुआ है। ए, बी, सी और डी। ए की वैल्यू दी हुई है हमें -2.90, बी की वैल्यू दी है +1.50, सी की वैल्यू दी है -0.74 और डी की वैल्यू दी है -0.34। ये सब वोल्ट में है। अब हमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक बताना है, तो सबसे पहले हम प्रबल अपचयक देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रबल अपचयक कौन सा होगा? तो ये तो होगा सबसे ज्यादा प्रबल अपचयक, और जिसका प्लस में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो होगा प्रबल ऑक्सीकारक। तो प्लस में वैल्यू इसी की है 1.50, तो प्रबल कौन सा हो जाएगा? बी वाला। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो मैं उसको और क्लियर करूंगा। और आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है
केमिस्ट्री एक्सपर्ट राहिल सर के नाम से, उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर भी कर दें, ताकि उन सबको भी ये इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोस जो वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ वो उनको भी मिले। और इस टाइप के क्वेश्चंस वो भी जिस तरह से मुझसे पूछेंगे तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने भी लाऊंगा, तो ज़्यादा क्वेश्चंस अपने सोल्व हो पाएंगे। आगे देखते हैं अपन। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो कौन सी है? तो ऑक्सीकृत आसानी से कौन सी हो जाएगी? तो देखना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसी को हम बोलते हैं कि वो जल्दी से ऑक्सीकृत हो गई। ओके, तो यहां पर सक्रियता श्रेणी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आने वाली, इन चारों में से सबसे पहले आने वाली मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम। ओके, तो यहां पर एल्यूमिनियम सबसे पहले आती है, तो ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी देगी और यह जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाएगी। एल्यूमिनियम किस में बदल जाता है? एल्यूमिनियम +3 आयंस में, और 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जबकि कॉपर, सिल्वर और ओरम ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, तो इनमें ऑक्सीकृत होने की क्षमता कम होती है। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 4 धातुओं A, B, C तथा D के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यूज हमें दी हुई है। +1.5 वोल्ट, -2 वोल्ट, +0.84 वोल्ट तथा -0.36 वोल्ट। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम है। अब सक्रियता का बढ़ता क्रम देना है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हमें दिए गए हैं, ना कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अभी तक हमें अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दे रहा था, लेकिन अभी उन्होंने ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि ऑक्सीकरण विभव अगर प्लस में है तो अपचयन विभव माइनस में हो जाएंगे, और अगर अपचयन विभव माइनस में है तो ऑक्सीकरण विभव प्लस में हो जाते हैं। तो यानी साइन का ही इसमें चेंजेस होता है। तो यहाँ पर अपन इसको लिख लेते हैं कि मान लीजिए मैंने ये लिखा A, B, C और D। अब A की वैल्यू कितनी है? तो ये है +1.5। B की कितनी है? तो -2.0। C की कितनी है? तो +0.84। और D की कितनी है? -0.36 वोल्ट। ये सब ऑक्सीकरण विभव की वैल्यूज हमें दी गई है। अब मैं इसको चेंज करके अपचयन विभव में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला A, तो इसकी वैल्यू को मैंने अपचयन विभव में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये मैंने प्लस को हटा दिया और इसकी जगह लगा दिया माइनस, और दूसरे में माइनस की जगह मैंने लगा दिया प्लस। इसमें प्लस था, इसको चेंज कर दिया माइनस में, और ये माइनस था, इसको चेंज कर दिया मैंने प्लस में। अब ये मेरे पास ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की जगह अपचयन विभव के मान आ चुके हैं। अब मैं इसके बेस पर पता लगाता हूं कि सबसे ज़्यादा प्रबल अपचयक कौन है। जो ज़्यादा प्रबल अपचयक होगा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। तो देखिए इन सब में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है? तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, एक तो A और C दोनों नेगेटिव हैं बस यहाँ पर, तो इन दोनों में से ज़्यादा नेगेटिव मान तो A का है, तो A सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि A की सक्रियता सबसे ज़्यादा हो गई। अब उससे थोड़ा कम ऋणात्मक मान किसका है? C का।
तो उससे कम सक्रिय कौन हो गया, C। फिर अब उसके बाद आते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू पे। तो पॉजिटिव वैल्यू किस किस के पास है, D के पास और B के पास। अब D के पास कितनी है 0.36 और B के पास है 2, तो B तो सबसे कम सक्रिय हो गया। तो अब इसके बाद में हमारा हो जाएगा D और सबसे लास्ट में हो जाएगा B। इसका मतलब हमारा ऑप्शन C वाला ये सही है, BDCA। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप इसको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव मानेंगे। तो इसी बेस पर आप अगर आंसर दे देते तो आपको -2.0 वोल्ट वाला, यानी ये कौन सा ऑप्शन था हमारा, A और ये B, तो ये B वाला आपको सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आता, जबकि सबसे ज़्यादा सक्रिय B वाला नहीं है, वो सबसे कम हो गया क्योंकि वह वैल्यू किसकी दी गई थी, ऑक्सीकरण विभव की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। अब हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित वह होगा जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता हो। देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे कौन आता है। तो यहां देखिए, इस हाइड्रोजन के बाद कॉपर, आयोडीन, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, क्लोरीन, ओरम और फ्लोरीन आते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे आने वाले में कौन कौन है हमारे पास, तो देखते हैं अपन। सोडियम ऊपर आता है हाइड्रोजन के, मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, एल्यूमिनियम भी ऊपर आता है हाइड्रोजन के, लेकिन सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो इस सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है कौन, हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन वो कर रहे हैं जिसके आंसर अपन को 1 या 2 लाइनों में या 3 लाइन में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण यानी स्टोर कर सकते हैं। तो कहना यहां ये चाह रहा है कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट, लेकिन ये कंटेनर जो था वो ये किसका बना हुआ था, लोहे का। तो क्या ऐसा रखना संभव है। तो देखिए, कॉपर और आयरन की हम पोजीशन देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर और आयरन की। तो देखिए, कॉपर और आयरन, ये तो आयरन और ये है कॉपर, तो ये ज्यादा सक्रिय है और ये कम सक्रिय है। और यौगिक किसका है हमारे पास, कॉपर का। यौगिक मीन्स कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कौन हटा देगा, Fe, यानी Fe अपनी जगह छोड़ करके और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद यहां जाकर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर हो गया अलग। तो इस कंटेनर में से आयरन जो है यहां से टूट करके इसमें गिरता जाएगा और फेरस सल्फेट में बदलता जाएगा, तो यह पात्र में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएंगे। इसका मतलब है हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन के पात्र में नहीं रख सकते। तो आपके लिए हमेशा के लिए एक फिक्स ये बना लो कि किसी भी कंपाउंड को अगर हमें किसी सॉल्यूशन के रूप में किसी कंटेनर में भरना है तो वह कंटेनर ऊपर वाली सक्रियता श्रेणी में नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऊपर वाले सक्रियता श्रेणी का तत्व है तो वह हमेशा उस विलयन में घुल जाएगा और उस पात्र में छिद्र हो जाएंगे। अब देखिए, जिंक तथा कॉपर में से एक अम्लों में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता। तो जिंक और कॉपर, तो हाइड्रोजन के ऊपर तो आते हैं जिंक
और उसके हाइड्रोजन के बाद में आता है कॉपर। तो कॉपर अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जिंक तथा आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करते हैं, जबकि सिल्वर व ओरम ऐसा नहीं करते। तो इसका भी सिंपल है, जिंक तथा Fe कॉपर सल्फेट से, तो हम जानते हैं जिंक, आयरन और फिर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर उसके बाद में कॉपर, फिर सिल्वर और फिर और। ये मैंने छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जिंक और Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकते हैं क्योंकि कॉपर नीचे आता है। तो इसका कौन सा सॉल्ट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन हटा सकता है, जिंक भी हटा सकता है और Fe भी हटा सकता है। लेकिन सिल्वर चूंकि इसके नीचे आ रहे हैं तो यह कॉपर को नहीं हटा सकता, ना तो सिल्वर हटा सकता न ओरम हटा सकता। ओके, नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, जबकि आयरन डालने पर विलयन भूरा हो जाता है। देखिए जिंक डाला अपन ने तो जिंक कॉपर के ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी में, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब जिंक के d ऑर्बिटल्स में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः जिंक के कंपाउंड कलरलेस होते हैं। ओके, यह रंग प्रदर्शित नहीं करता। यह हम आगे डी संक्रमण जब पढ़ेंगे डी ब्लॉक में तो उसमें देखेंगे। तो जिंक कलरलेस होता है। अब यहाँ आते हैं अपन, कॉपर सल्फेट जो कि खुद नीले रंग का होता है, यहाँ पर भी ये नीले रंग का था, लेकिन जिंक से रिएक्शन करने के बाद कलरलेस हो गया क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में है, मेटल फॉर्म में, तो ये रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। कब रंग प्रदर्शित करता है, जब ये आयंस की फॉर्म में होता है Cu+2 के रूप में। ओके, तब ये नीला रंग प्रदर्शित करता है। अब Fe आया, Fe भी कॉपर से ऊपर आता है, तो ये भी कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस कर देगा तो कॉपर अलग हो गया, तो इसकी वजह से जो कलर आता था नीला वो तो हो गया गायब और ये बन गया FeSO4। अब Fe जो फेरिक आयन है Fe+2 है ना, फेरस आयन सॉरी, तो Fe+2 आयन जो हैं वह भूरे रंग के होते हैं। तो FeSO4 का रंग कैसा होता है, भूरा। तो यहाँ पर आयरन की वजह से इसका रंग भूरा हो जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम आगे भी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक यू।